Hello everyone, this is Tamanna, and in this lecture we are going to discuss about some problems, and the problems are those concepts we have discussed in the previous lectures, that is frictional force concept and the mass and pulley system concept. So see, without wasting our time, let's proceed to our first question. And the first question is, a block of mass m1 is 4 kg on a smooth inclined plane of 30 degree is connected by a cord over a small frictionless pulley to a second block of mass m2 is 5 kg hanging vertically. Calculate the acceleration with which the block moves and the tension in the cord, and take g is equal to 10 meter per second square. Now see, according to question, what we have given here, two values are given for mass m1, and m1 is equal to 4 kg, m2 is 5 kg, एंड इन दोनों मासेस का जो सिस्टम है पुली के साथ वो कुछ किस तरीके से बना रखा है. सी, दिस इज एनी वेज टाइप शेप एंड mass m1 is here, and this string connected is to this pulley, and mass m2 is here. m1 m2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या है क्वेश्चन में, दीज ऑल सरफेसेस वो फ्रिक्शनलेस गिवन है, means there is no loss of kinetic energy or any other energy just because of this frictional force. So what we have to do now, resolve the forces which are acting on this system. See, हमें पता है कि जो टेंशन T होती है वो अवे फ्रॉम द मास होती है. सो फॉर m2 द डायरेक्शन ऑफ T विल बी लाइक दिस, एंड tension T for mass m1 will be same because the string is continuous, that's why, and the direction will be away from the mass, so tension T will be like this direction for mass m1 also. So now see, what will be the acceleration for mass m1 and m2. जो acceleration की वैल्यू है वो देखो, मास m2 इज़ ग्रेटर देन मास m1, सो ऑब्वियस सी बात है मास m2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, एंड जो और फोर्स है मींस mg वाली फोर्स वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. सिमिलरली फॉर मास m1 हम क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g एक्ट होगी, एंड इसके अगर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे सो इट विल बी cos थीटा वाला कंपोनेंट एंड इट विल बी sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा. दिस इज m1g, एंड हियर ऑल्सो यहाँ पर जो स्पेस थोड़ा कम है, दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन हियर, एंड नॉर्मल फोर्स विल ऑल्सो एक्ट, but here surface is given smooth, so it will not be included here. and और क्या रह गया हमारे पास, this is angle theta. Now see, to proceed any solution we have to consider the coordinate system according to the given condition, या फिर जो मोशन है बॉडीज़ का उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करेंगे. सो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है दोनों मासेस के लिए, मास m1 एंड m2 बोथ, वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है. सो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कैलकुलेशंस को इजी करना है सो हमें जो इनिशियल डायरेक्शन होगी मोशन की उसको हम पॉजिटिव लेंगे. दैट्स वाई आई विल कंसिडर लाइक दिस. दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़
वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे लिखेंगे, देखो मास m1 जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट इसके अपोजिट में कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, दिस इज m1g साइन थीटा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू m में होती है, एंड जो टोटल फोर्स है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब, c t माइनस m1g साइन थीटा। दिस इज फोर्स F एंड इट विल बी इक्वल टू m1a, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m2। देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है m2g इनिशियली तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर दिस डायरेक्शन पॉजिटिव। सो आई विल राइट लाइक दैट m2g माइनस में, क्योंकि जो टेंशन T है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट विल बी नेगेटिव। सो माइनस T इक्वल टू m2g, सॉरी दिस इज A, क्योंकि दोनों बॉडीज़ के लिए एक्सेलरेशन सेम है। सो आई कैन कॉल दिस इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो हम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करके क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वो एक्सेलरेशन किसका होगा, इन बॉडीज़ का, और जो एक्सेलरेशन है दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है। सो इन ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन ए को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो अगर हम ऐड करेंगे तो टी की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, एंड जो टर्म्स रिमेनिंग हैं वो क्या हो जाएंगी, दिस विल लुक लाइक दिस, m2g माइनस ऑफ m1g साइन थीटा। हमने इस इक्वेशंस को ऐड किया है एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगा, दोनों को अगर हम इनको ऐड करेंगे सो a तो कॉमन आ जाएगा एंड m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी फाइनली वो क्या आ जाएगी, m2 माइनस ऑफ m1 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो g है वो कॉमन हो जाएगा, एंड अपॉन में क्योंकि जो a के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, दैट्स वाई इट विल कम हियर इन द डिवाइड ऑफ दिस टर्म, सॉरी डिवीज़न इन दिस टर्म। सो m1 प्लस m2, आई कैन कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है वो इन ब्लॉक्स का आया है कि ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, टेंशन T, एंड टेंशन T जो है वो किसकी होगी, इस वाली स्ट्रिंग की, मीन्स ये जो स्ट्रिंग है इसकी होगी। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ये जो एक्सेलरेशन A आई है इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ T की, येस ऑफ कोर्स, दिस इज़ द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, दैट इज़ टेंशन T एंड एक्सेलरेशन A, और दो ही इक्वेशंस थी, एक की वैल्यू निकाल कर हम दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में करो या 2 में, इक्वेशन 1 में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट्स वाई आई विल यूज़ इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो देखो अगर मैं m2g मीन्स इक्वेशन 2 का यूज़ करूँ तो माइनस में T इक्वल टू m2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। सो m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू में g अपॉन में m1 प्लस में m2, यहाँ से t को मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ, ये उस साइड चला जाएगा। सो t विल बी इक्वल टू m2g माइनस m2g, ये यहाँ पर आ जाएगा। सो m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस
m2। अब इस वाली टर्म को हम अगेन कॉमन ले सकते हैं, m2g विल बी कॉमन, एंड जो बाकी की टर्म बचेगी वो 1 माइनस ऑफ m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2। देखो ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन आ गई। एलसीएम लेकर जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एंड इट विल बी m1 m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें टेंशन टी की मैथमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी। सो m1 की वैल्यू भी गिवन है, हमें m2 की वैल्यू भी गिवन है, सी m1 एंड m2 मैंने यहाँ लिखे थे, और थीटा की वैल्यू क्या थी, ये जो एंगल बनाना था दिस वाज 30 डिग्री, और क्या गिवन था, g की वैल्यू भी गिवन थी, दिस इज़ 10। हमें यही यूज़ करनी है। सो अगर मैं इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सी m1 इज़ 4, m2 इज़ 5 इंटू में 1 प्लस साइन थीटा मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड g इज़ 10 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 4 प्लस 5, सो इट विल बी 9, एंड मैथमेटिकली अगर इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाएगा सो इसका फाइनल आंसर आएगा 33.33 न्यूटन। न्यूटन इसकी जो है यूनिट होगी, क्योंकि ये भी तो एक फोर्स ही है ना, क्योंकि टेंशन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। सो दिस क्वेश्चन इज़ completed now let's proceed to the next question, and the next question is what? First read it. A uniform rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at a distance L from the end where it is applied? हमें बताना है कि ये अप्लाई भी कहाँ पर हुई है। सो सी मैं किसी रोप को कंसिडर कर लेती हूँ। रोप कुछ इस टाइप से होगी, एंड जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म है, एंड इसकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज़ L, and it is applied by force F, and I am assuming the force is applied in this direction, and फाइंड क्या करना है, हमें टेंशन फाइंड करनी है किसी डिस्टेंस L पर। ओके, सो लेट्स अज्यूम दिस इज़ द डिस्टेंस L फ्रॉम दिस पॉइंट, या फिर एंड बोल सकते हो आप इस रोप का, हमें एंड से ही बोला है क्वेश्चन में, एंड इस पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे इस केस में, पहले तो इस वाले डिस्टेंस को देख लेते हैं, दिस इज़ कैपिटल L माइनस ऑफ स्मॉल l। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस रोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड ये कैसे सीन होगा फिर हमें लाइक दिस, एंड दिस इज़ स्प्लिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब जो फोर्स है वो सिर्फ इस वाले पार्ट पर लगेगी, एंड टोटल लेंथ इसकी L थी, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ है अब स्प्लिट करने के बाद दिस इज़ L माइनस स्मॉल l, एंड दिस इज़ स्मॉल l। अब यहाँ पर हमें कंसेप्ट क्या यूज़ करना है, फाइंड तो हमें टेंशन करनी है ना, मीन्स एक टाइप की फोर्स है वो। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ऑब्ज़र्व करूं, मीन्स पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करो, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, और इस डायरेक्शन में फोर्स है, सो इट विल बी पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ इस वाले पॉइंट पर बात करूँ तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर टेंशन भी तो लगेगी ना, बट और इस वाले पार्ट के लिए टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, दोनों टेंशन सेम होंगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है।
सो एक बार नेमिंग कर दूँ मैं। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ जहाँ पर मैंने स्प्लिट किया है इसको हम बोलेंगे पॉइंट पी। मीन्स ये वाला पॉइंट जो है दिस इज़ पॉइंट पी एंड दिस इज़ पॉइंट बी, सेम हियर दिस इज़ पॉइंट बी। और अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्ट पी बी। मीन्स जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या होगा। सो ये हो जाएगा एफ, मीन्स अप्लाइड फोर्स है और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिवली है क्योंकि इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ही मोशन करेगा ये वाला पार्ट। सो ये पॉजिटिव है और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, टेंशन टी। सो एफ माइनस टी विल बी इक्वल टू, वैसे तो एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए वाला कंसेप्ट होता है ना। सो यहाँ पर एम जो होगा वो किस पार्ट का होगा, पी बी वाले पार्ट का मास एम एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ए जो कि इस वाले पार्ट का होगा। हम सिर्फ इस वाले पार्ट को ही अज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मास एम है, अगर हमें मीन्स इस टाइप से क्वेश्चंस दे रखे हो ना, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ वाला। देखो इस पूरी रोप का मास कितना है, दिस इज़ कैपिटल एम एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर लेंथ एल है, अगर इस तरीके से दे रखी हो तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। और क्या करेंगे, अब हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को। सो इसके स्मॉल से मास को कंसीडर करेंगे। सो जो स्मॉल मास है मैं उसको स्मॉल एम से डिवाइड कर मीन्स अज्यूम कर रही हूँ एंड स्मॉल मास कंसीडर करें तो स्मॉल लेंथ भी होगी। सो जो स्मॉल लेंथ है दिस इज़ स्मॉल एल। अब हमें टोटल मास फाइंड करना है ना। सो इस वाले पार्ट का, सिर्फ इस वाले पार्ट की ही स्टडी कर रहे हैं हम, न कि इस पूरी रोप की। सो जो इस वाले पार्ट का मास है, मीन्स ये जो कैपिटल एम है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्मॉल एम बाय में एल एंड इनटू में कैपिटल एल। सो देखो दिस इज़ ओनली फॉर कैपिटल एम। देखो यहाँ पर है ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। यहाँ पर हमें इस वाले मास की वैल्यू चाहिए, दिस मास इज़ फॉर, हम पहले स्मॉल पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। मीन्स है तो यही वाला पार्ट बट हम इस स्मॉल वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और इसी पे जो फोर्स एक्ट होगी वो देख रहे हैं। सो स्मॉल एम की ही वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इज़ स्मॉल एम एंड स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल एल। इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करके ये स्मॉल एल इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ से कट होकर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल इंटू में ए ऑल्सो एंड इसको हम क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। ये तो सारी बात हो गई सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए। अब हमें कौन सा पार्ट देखना है, फॉर पार्ट ए बी। सेम वाला मेथड इसके लिए भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ इस वाले पार्ट पर अप्लाई हो रही है। सो ए पर तो कोई फोर्स नहीं होगी। सो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, दिस इज़ फॉर पार्ट ए बी एंड दिस इज़ फॉर पी बी पार्ट। सो यहाँ पर सिर्फ टेंशन एक्ट होगी, दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो टी विल बी इक्वल टू एम ए वाला कंसेप्ट यूज़ होगा और जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है वही सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। बट यहाँ पर जो स्मॉल एल की वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, दिस इज़ कैपिटल एल माइनस ऑफ स्मॉल एल। सो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो स्मॉल एल है इसकी जगह एल माइनस एल यूज़ करेंगे। सो मैं इस रिलेशन को कैसे लिखूँगी फिर, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में
कौन सी लेंथ होगी, दिस इज़ कैपिटल एल माइनस ऑफ स्मॉल एल एंड इनटू में ए। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, मीन्स दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना पहले। सो ए की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इट विल बी ए इक्वल टू टी इंटू में एल माइनस ऑफ एल एंड इंटू में कैपिटल एल माइनस ऑफ स्मॉल एल। कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म थी वो मैंने इस साइड ले आई। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए। अब हम अगर ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, टेंशन टी की। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सी टी की जो वैल्यू आएगी ना ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर, कैसे मैं एक बार पुट करके बता देती हूँ। एफ माइनस टी इक्वल टू एम बाई एल इंटू में स्मॉल एल इंटू में ए की वैल्यू ये है, दिस इज़ टी इंटू में कैपिटल एल बाय में कैपिटल एम एंड कैपिटल एल माइनस ऑफ स्मॉल एल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कैंसल्ड, इट विल ऑल्सो कैंसल्ड एंड सिर्फ कौन सी टर्म रह जाएंगी, दिस इज़ वेरी बेसिक। मैथमेटिकली आप जब टी की वैल्यू को फाइंड करोगे और जो तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस ऑफ स्मॉल एल बाय में कैपिटल एल इंटू में एफ। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, अगर मैं अगर इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, मीन्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, हो सकता है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि इस तरीके से मैं मैथमेटिकली स्टेप स्किप कर सकती हूँ या फिर नहीं। सो दिस क्वेश्चन एंड्स हियर एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम लाइज ऑन अ रफ सरफेस। देखो कोई ब्लॉक है मास एम का, वो यहाँ पर पुट किया हुआ है एंड जो सरफेस गिवन है वो रफ सरफेस है, हमें पहले ही दे दिया है। एंड दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, दिस इज़ म्यू एस एंड म्यू एस बी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। अब देखो हमें वो फोर्स निकालनी है, वो मिनिमम फोर्स निकालनी है जिसको अप्लाई करने पर ये ब्लॉक मूव कर जाए। अब हमने कल वाले लेक्चर में ही देखा था कि किसी भी ब्लॉक को मूव करने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन, मीन्स इस वाली कंडीशन को होल्ड करना होगा ना, तभी ये ब्लॉक मूव हो सकता है। एंड दिस कंडीशन इज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। सो सी हाउ कैन वी यूज दिस कंसेप्ट। पहले तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल फोर्स एक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ एन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस इज़ एम जी। अब सपोज करो हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो किसी एंगल पर अप्लाई किया है, लाइक इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ मेकिंग विद हॉरिजेंटल एंगल थीटा। और जो वाली फोर्स से फॉरवर्ड मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी वो क्या होगी, एफ कोस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा। अब और क्या लिख सकते हैं हम, हाँ यहाँ पर मोशन इस डायरेक्शन में होगा, सो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी एंड द वैल्यू इज़ म्यू एन। अब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया,
बट हमें क्या करना है अब, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, बट उसको निकालने से पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही अज्यूम करेंगे। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। अगर मैं आपको नहीं भी बोलूँ ना तो आप समझ जाना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यही यूज़ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। और अगर कहीं डिफरेंट होगा सो वहाँ तो बताना ही है, ऑब्वियस ही है। सो सी, दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, बट दिस इज़ नेगेटिव डायरेक्शन। एंड अब हम क्या करेंगे, जो पैरेलल फोर्सेस हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, पहले उनको मीन्स कंबाइन करो। सो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एंड एफ साइन थीटा जो फोर्स एफ का कंपोनेंट है, हम उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है। सो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस, एन प्लस में एफ साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एम जी, बिकॉज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज कैपिटल एम एंड एन की जो वैल्यू है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो रीअरेंज हो जाएगी एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। एंड सेकंड वाली फोर्स क्या है, एफ कोस थीटा। सेकंड वाली फोर्स से मीन्स है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, दिस इज एफ कोस थीटा, और ये किसके इक्वल होगी, म्यू एन। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू एन, या फिर आप नेगेटिव में लिखेंगे सो वो भी ठीक है, उधर जाकर तो इसे पॉजिटिव ही होना है। सो आई कैन कॉल दिस इक्वेशन 1। नाउ सी, what if I substitute the value of n from equation 1, f cos theta will be equal to mu and n is mg minus of f sin theta, और डाउनवर्ड में जो है फिर cos थीटा की वैल्यू चली जाएगी। सो आई कैन राइट हियर लाइक दिस। हम इसको और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, this term will not come here directly in the dividend of this term because here is the value of f also. So first we have to combine these two values, and after combining what we will get, this is correct here, and after combining क्या मिलेगा हमें, f of cos theta, this is negative here और उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड f is common, सो अंदर बचेगा सिर्फ साइन थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। अब देखो यहाँ पर जो है म्यू की टर्म भी थी, सो यहाँ पर साइन थीटा वाली टर्म के साथ म्यू भी आएगा। सो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो फोर्स की फाइनल वैल्यू है, एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। अब आप ध्यान दो, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एफ मिनिमम। अब देखो, अगर ये फोर्स हमें मिनिमम करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा, करेक्ट। और मैक्सिमम होने के लिए हम इस टर्म को कैसे यूज़ करेंगे, जो इसका डेरिवेटिव होगा ना उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी कि ये किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। सो सी व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ये वाली टर्म तो हमें यूज़ करनी है, इसको मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, सो डी बाई डी थीटा, बिकॉज थीटा इज़ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, एंड जो टर्म है वो ये हो जाएगी cos थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करना है। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा होता है एंड प्लस में म्यू साइन का होता है cos थीटा, एंड हियर म्यू इज़ कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से जो है क्या टर्म आएगी, टेन थीटा की, ये इक्वल टू में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड साइन बाय कोस हो जाएगा। साइन बाय कोस क्या होता है,
10, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से देखो, फैमिलियर टू द बेसिक रूल ऑफ ज्योमेट्री, वो क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब tan के लिए क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पर यूज़ करूँ, सो tan थीटा जो है म्यू के इक्वल है, और ये म्यू मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँ, सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, म्यू है, एंड अपॉन में इसके 1 है। अगर कुछ भी नहीं है तो सो बेस क्या हो जाएगा, 1। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, पी परपेंडिकुलर एंड बेस। मीन्स मैं ट्रायंगल बना सकती हूँ, परपेंडिकुलर इज़ म्यू एंड बेस इज़ 1। और जो ये वाली टर्म है, मीन्स ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस में म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें वैल्यूज़ तो साइन थीटा एंड कोस थीटा की चाहिए, और साइन थीटा के लिए अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दिस इज म्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एंड कोस थीटा के लिए सिमिलर वे में हो जाएगा, cos is for b by h and base is 1 and hypotenuse is this 1 plus म्यू स्क्वायर। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ इस वाली इक्वेशन में, एंड इस वाली इक्वेशन में फिर क्या मिलेगा हमें, सपोज करो हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम फोर्स। एंड हाँ, हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो मीन्स हमें क्या वैल्यूज़ मिली हैं, कि इनकी वैल्यूज़ मिली है साइन और कोस की, जिस पर ये जो फोर्स है वो मिनिमम होगी, और सिर्फ ये वाली टर्म क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैक्सिमम होगी तभी तो फोर्स मिनिमम होगी ना। सो इन वैल्यूज़ को मैं उस वाली इक्वेशन में यूज़ कर रही हूँ। सो क्या मिलेगा, एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू सी म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा क्या है, 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एंड प्लस में म्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस म्यू स्क्वायर, बिकॉज 2 टाइम्स म्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी म्यू है, एंड अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से सिर्फ मैथमेटिकली रहता है म्यू एम जी, ये वाली टर्म का हम जब एलसीएम लेंगे सो ये ऊपर चली जाएगी, अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड अपॉन में क्या बचेगा, ओनली 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद यही टर्म बचेगी, एंड ये वाली टर्म फिर फाइनली कैंसिल हो जाएगी। अंडर द रूट से ये कंप्लीट टर्म कटेगी तो अपॉन में रूट बचेगा। सो फाइनल टर्म विल बी म्यू एम जी बाय में अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी हैव टू बी calculated according to the question. So this question is completed now. So let's one more question. This is the last question, and the question is, at the moment t equal to 0 the force is given as like this relation F equal to kt, and फोर्स ये है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड टू ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास स्मॉल m resting on smooth horizontal plane, here k is constant. The permanent direction of this force forms an angle theta with the horizontal. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रहे हैं, ये कंसेप्ट कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास small m and it is resting like on this ground surface, and the force is applied like
in this direction and it is made angle theta with the horizontal, and it will be f cos theta because theta is with this axis. This is f and this is f sin थीटा. और हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इस डायग्राम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रही हूँ. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इट विल बी नॉर्मल फोर्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट होगा. एंड और क्या बोल सकते हैं हम, हियर द फोर्स F इज इक्वल टू KT. मीन्स जो फोर्स F है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी. एंड जब टाइम 0 था तो फोर्स ये एक्ट हो रही थी. सो अब देखो, इसमें हमें 2 पार्ट गिवन है. पार्ट ए में क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन. सी, जब हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स है वो टूट जाएगी एंड द ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो जब ये ब्लॉक मूव करेगा मीन्स जस्ट स्टार्ट कर देगा मूव करना, सो उस टाइम पर हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. सो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट वाले पार्ट में. पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट ही देखते हैं हम. वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो F इक्वल टू ma होता है. मूव करने के लिए ये वाली फोर्स रेस्पॉन्सिबल है. सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, F cos थीटा इज इक्वल टू ma. दैट मीन्स दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन हियर. और क्या है हमें, देखो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है. सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का. जितने फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक मूव कर जाएगा. सो सी, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम dv/dt की टर्म्स में लिख सकते हैं. m इंटू में a इज़ इक्वल टू dv/dt एंड f की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज़ kt cos थीटा एंड दिस इज़ इक्वल टू. अब अगर मैं यहाँ पर dt वाली टर्म को इस साइड ले जाऊँ सो क्या मिल जाएगा हमें, बिकॉज़ यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे. सो m dv इक्वल टू k cos थीटा एंड t dt. देखो यहाँ पर हमें टाइम t की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज़ लिमिट. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना होगा. पहले तो हम वेलोसिटी के लिए ही देख लेते हैं. जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम भी 0 होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वेलोसिटी जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी भी तो 0 है, क्योंकि जस्ट ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट की है उस टाइम पर और टाइम 0 पर सेट है. बट जब वेलोसिटी v हो जाएगी सो हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ these forces because these forces are in same direction, so we can add these forces and equation हमें क्या मिलेगी, it will be like this, n plus f sin theta will be equal to mg. एंड देखो हमें किस इंस्टेंट पर निकालनी है, जब ये ब्लॉक अपना कांटेक्ट तोड़ देगा इस वाले सरफेस से, क्योंकि जब ये अपना कांटेक्ट तोड़ेगा तभी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और जब इसका कांटेक्ट इस सरफेस से ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, n मीन्स नॉर्मल फोर्स भी 0 हो जाएगी. सो इस वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f sin थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड फोर्स क्या हो जाएगी,
mg में साइन थीटा। सो f की वैल्यू भी गिवन है अकॉर्डिंग टू रिलेशन kt, इसी तरीके से वेरी होगी। सो यहाँ से जब मैं t की वैल्यू निकालूंगी तो k भी यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा इस वाली टर्म में के। सो mg में t साइन थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t। ये वैल्यू कब है? जब हमारा ब्लॉक जस्ट मूव कर गया है। सो आई कैन यूज़ दिस लिमिट हियर एंड इट विल बी लाइक दिस mg में t साइन थीटा। अब देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड देखूं तो m तो कांस्टेंट है, बट v की टर्म्स में हमें इंटीग्रेशन करना है। सो इट विल बी v बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो v ही बच जाएगा एंड mv विल बी इक्वल टू k cos थीटा। और जो t का है इंटीग्रेशन वो कैसे हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2 अपॉन में 2 तो एज इट इज़ हो जाएगा, मैं कॉमन ले सकती हूँ। एंड t की वैल्यू देखो अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, जब मैं t की जगह पर मीन्स इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाली लिमिट तो सब्सटीट्यूट करनी होगी। सो लिमिट को पुट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? mg में k साइन थीटा एंड इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से मुझे v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v विल बी इक्वल टू mg स्क्वायर बाय में 2k cos थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट फॉर वेलोसिटी v। ये किस इंस्टेंट पर निकाली है? ये उस इंस्टेंट पर है वेलोसिटी जब ब्लॉक अपना कांटेक्ट इस सरफेस से तोड़ देगा, मीन्स वो जस्ट मूव कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जो पार्ट बी है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी अप इन दिस मोमेंट। मीन्स जब वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, जो डिस्टेंस है अब वो कैलकुलेट करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा इस वेलोसिटी के साथ। सो सी डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है, v इक्वल टू ds बाय dt। यहाँ पर आप सपोज करो कि s डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर पाएगा, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर s। और इस रिलेशन को जब मैं इसमें यूज़ करूँगी तो हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा डिस्टेंस के लिए। सी व्हाट द इक्वेशन विल लुक लाइक। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड by using limits. But what if we not use limits, then we will get the addition of a more term. This is called the constant of integration. So अगर हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करेंगे। और बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर क्या हो जाएंगी? सी, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, और अगर मैं v की वैल्यू भी 0 पुट कर दूँ और t की वैल्यू भी 0 पुट कर दूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी c के लिए? ऑब्वियस c इक्वल टू 0। सो मैं इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी एंड देन डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करने के लिए मैं प्रोसीड करूँगी। सो v को मैं क्या लिख सकती हूँ? ds बाय dt, बिकॉज जो s है मैं उसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड मान रही हूँ यहाँ पर, एंड c की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो बाकी वाली टर्म है वो क्या है? दिस इज़ k cos थीटा t स्क्वायर बाय में 2m। यहाँ पर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है और जो t स्क्वायर है उसको dt के साथ मैं लिख सकती हूँ। सो ये वाली टर्म उस साइड जाकर क्या हो जाएगी? इसके मल्टीप्लाई में। सो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, ये तो इंटीग्रेट होने के बाद s हो जाएगा
बिकॉज इसकी लिमिट क्या होगी 0 से s, अरे बिल्कुल इजी है ना ये तो, 0 से s इसकी लिमिट हो जाएगी। सो ये विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन भी s है, सो s विल बी इक्वल टू k cos थीटा बाय में 2m, एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे होगा t क्यूब बाय में 3, एंड जो लिमिट है वो क्या होगी टाइम के लिए हमने पीछे फाइंड किया था, और वही लिमिट हमने इस वाले रिलेशन को फाइंड करने के लिए की थी। और वो रिलेशन क्या था, मीन्स t के लिए लिमिट थी mg/k साइन थीटा। आप एक बार अब अपने नोट्स में देखो, यही रिलेशन हमने फाइंड किया था। ये रिलेशन तब आया था जब उस ब्लॉक का सरफेस से कांटेक्ट टूट गया था, मीन्स उसने मोशन करना शुरू कर दिया था। सो लिमिट हो जाएंगी 0 से mg/ में k साइन थीटा। अब जो फाइनल रिलेशन आएगा s के लिए वो क्या होगा m² g³ cos थीटा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और मैथमेटिकली सॉल्व किया है। m² g³ cos थीटा एंड अपॉन में 6k² साइन क्यूब थीटा। This is the final result what we have to be calculated according to question, that is the distance traveled by the body up to this moment. Okay, so this lecture ends here, and now I want to say thank you for watching this video. आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप 1-1.5 घंटे का लेक्चर देख सको। सो गुड बाय।